हेलो फ्रेंड्स, noeconomics.in में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, डब्ल्यू आर्थर लुईस के मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर के बारे में, जिसे हिंदी में श्रम की असीमित पूर्ति के साथ आर्थिक विकास का मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसे डुअल सेक्टर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसे डुअल सेक्टर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था के दो मुख्य क्षेत्र एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच संबंध की बात की गई है। दोस्तों, मॉडल में एग्रीकल्चरल सेक्टर को सबसिस्टेंस सेक्टर कहा गया है और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैपिटलिस्ट सेक्टर कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है, इस पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों, सर विलियम आर्थर लुईस एक नोबेल लॉरिएट थे। उन्हें 1979 में सम्मिलित रूप से थियोडोर डब्ल्यू स्लुट्ज के साथ इकोनॉमिक साइंस के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। सर विलियम आर्थर लुईस को 1880 से 1914 के बीच वर्ल्ड इकोनॉमी में आर्थिक उतार चढ़ाव के ऊपर डेटा बेस्ड स्टडी करने के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। वहीं दूसरी तरफ थियोडोर डब्ल्यू स्लुट्ज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल की भूमिका पर रिसर्च करने के लिए सम्मान से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई है क्योंकि थियोडोर स्लुट्ज व्यक्तिगत रूप से आर्थर लुईस के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं और उन्होंने आर्थर लुईस के मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर की कड़ी आलोचना की है। ऐसे में कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि जब स्लुट्ज लुईस के आलोचक थे तो दोनों को साथ में इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज कैसे मिल गया। तो दोस्तों, दोनों को साथ में नोबेल प्राइज जरूर मिला है, पर दोनों को अलग अलग विषय पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ऐसा नहीं है कि दोनों को एक ही विषय पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला है। दोनों एक ही विषय पर काम कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी थे, लेकिन दोनों को नोबेल प्राइज मिल गया, ऐसा नहीं है। दोनों का विषय बिल्कुल अलग अलग था। चलिए अब बात करते हैं डब्ल्यू आर्थर लुईस के मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर के बारे में, जिसे डुअल सेक्टर मॉडल भी कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि लुईस के मॉडल का थीम क्या है, वो क्या कहना चाहते थे। तो दोस्तों, डब्ल्यू आर्थर लुईस ने 1954 में करीब 30 पेज का एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। इस आर्टिकल में मुख्य रूप से जो बात कही गई थी वो ये थी कि एक अल्पविकसित देश में जहां प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के मुकाबले जनसंख्या बहुत अधिक होती है, ऐसे देश में वहां के श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बहुत कम होती है। उनकी सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसे में उन श्रमिकों को एग्रीकल्चरल सेक्टर से निकालकर जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम पर लगाया जाता है तो इससे न सिर्फ उन्हें मजदूरी अधिक मिलती है बल्कि देश में पूंजी का निर्माण भी होता है और देश में आर्थिक प्रगति की राह खुलती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के ऊपर हिंदी में लिखित आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो noeconomics.in वेबसाइट विजिट करके आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए पेमेंट ऑप्शन को चुनकर मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। चलिए अब इस मॉडल के रिगार्डिंग कुछ अजम्पशंस को देख लेते हैं, फिर हम आर्थर लुईस की इस पूरी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला अजम्पशन है, लुईस की पहली मान्यता है कि अल्पविकसित देशों में अनप्रोडक्टिव लेबर्स की संख्या बहुत अधिक होती है। ये लेबर देश के एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। दूसरी मान्यता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, कई बार ये जीरो या नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृषि क्षेत्र में ज़रूरत से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक तरह से छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हुए तो दिखते हैं
पर उनकी उत्पादकता लगभग शून्य होती है, कई बार ये नेगेटिव भी हो सकती है। लुईस की अगली मान्यता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में मजदूरों को सब्सिस्टेंस वेज दिया जाता है, उन्हें मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर दी जाती है। यह जीवन निर्वाह या सब्सिस्टेंस वेज का मतलब है कि मजदूरों को मजदूरी सिर्फ इतनी दी जाती है जिससे कि उनका जीवन चल सके। वह ना तो बचत कर सकता है, ना ही अपने जीवन का स्तर सुधार सकता है। अगली मान्यता है कि देश में दो सेक्टर हैं। पहला एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसे सब्सिस्टेंस सेक्टर कहा गया है, क्योंकि मजदूर को इस सेक्टर में काम करने पर मजदूरी केवल जीवन निर्वाह के बराबर मिलती है। और दूसरा सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, या जिसे यहाँ पर कैपिटलिस्ट सेक्टर कहा गया है। लुईस के हिसाब से सब्सिस्टेंस सेक्टर की तुलना में कैपिटलिस्ट सेक्टर में मजदूरों को अधिक मजदूरी मिलती है। लुईस की अगली मान्यता है कि मजदूर का माइग्रेशन बिना किसी रुकावट के एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में होता रहता है। या हम कह सकते हैं कि मजदूर का ट्रांजिशन एग्रीकल्चरल सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर में बिना किसी समस्या के साथ हो जाता है। लेबर को उचित ट्रेनिंग देकर सब्सिस्टेंस सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगली मान्यता है कि सब्सिस्टेंस वेज रेट पर मजदूर की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है। लेबर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, यानी लेबर एग्रीकल्चरल सेक्टर में अनलिमिटेड मात्रा में मौजूद होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्पविकसित देशों में आबादी बहुत अधिक होती है। अगली मान्यता है कि आर्थिक विकास के लिए 15% से 20% तक का पूंजी निवेश होना जरूरी है, तभी जाकर अल्पविकसित देशों में पूंजी निर्माण हो सकता है। चलिए समझते हैं लुईस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर के बारे में, या जिसे डुअल सेक्टर मॉडल भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ डुअल सेक्टर का मतलब है कि इकोनॉमी में दो मुख्य सेक्टर हैं। पहला एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसे सब्सिस्टेंस सेक्टर भी कहा जाता है। लुईस के हिसाब से सब्सिस्टेंस सेक्टर एक इकोनॉमी का वह सेक्टर है जो पूंजी निर्माण का काम नहीं करता है। पूंजी निर्माण का मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी सब्सिस्टेंस सेक्टर किसी भी ऐसी चीज का निर्माण नहीं करता है जो फिर से किसी उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता हो। लुईस का मानना है कि एक एग्रीकल्चरल सेक्टर इसलिए एक सब्सिस्टेंस सेक्टर है क्योंकि यहाँ पूंजी का उचित इस्तेमाल नहीं होता है। अगर इस सेक्टर में भी पूंजी का इस्तेमाल ठीक ढंग से किया जाए तो ये सेक्टर भी फ्रुक्टिफाइड होगा, फलदायक होगा, सरप्लस प्रोडक्शन यहाँ भी हो पाएगा। एक अल्पविकसित देश में एग्रीकल्चरल सेक्टर पिछड़ा हुआ होता है। यहाँ पूंजी का इस्तेमाल कम होता है क्योंकि लोगों की आबादी बहुत अधिक होती है। यहाँ आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं। लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कई बार जीरो या नेगेटिव भी हो सकती है। ये लो वेज सेक्टर है। यहाँ मजदूरी बहुत कम मिलती है क्योंकि मजदूरों की उत्पादकता कम है। इसके बाद इकोनॉमी का दूसरा मेन सेक्टर है कैपिटलिस्ट सेक्टर। लुईस के अनुसार कैपिटलिस्ट सेक्टर वह सेक्टर है जहां पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है और जहां पूंजी से पूंजी का निर्माण संभव है। यानी कैपिटलिस्ट सेक्टर वह सेक्टर है जहां रिप्रोड्यूसेबल कैपिटल का इस्तेमाल किया जा सकता है। देश का कैपिटलिस्ट सेक्टर श्रम की सेवाओं का इस्तेमाल करता है, बदले में उसे मजदूरी देता है जो सब्सिस्टेंस वेज से थोड़ा अधिक होता है। यानी कैपिटलिस्ट सेक्टर में काम करने पर मजदूर को अधिक मजदूरी मिलती है। दोस्तों, कैपिटलिस्ट सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर के बीच मजदूरी का यही अंतर मजदूरों को एग्रीकल्चरल सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर की तरफ माइग्रेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कई बार लेबर का एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर इस तरह के माइग्रेशन को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में लेबर का ट्रांजिशन भी कहा जाता है। दोस्तों, अब चूंकि हमने अच्छे से समझ लिया है कि लुईस का अजम्पशन क्या है और लुईस के अनुसार सब्सिस्टेंस सेक्टर और कैपिटलिस्ट सेक्टर का क्या मतलब है, तो अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि आसानी से लुईस के डुअल सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को समझ सकें। चलिए अब समझते हैं कि इन दोनों सेक्टर के बीच में रिलेशन क्या है और कैसे लेबर का एग्रीकल्चरल सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर में मूवमेंट होने पर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है।
लुईस के अनुसार अल्पविकसित देशों में लेबर की असीमित पूर्ति पाई जाती है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर पाया जाता है। दोस्तों यहाँ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब है कि अल्पविकसित देशों में वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के मुकाबले जनसंख्या बहुत अधिक होती है। ऐसे में अल्पविकसित देशों के प्राइमरी सेक्टर में या कहें कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। ये लगभग जीरो हो जाती है, कई बार नेगेटिव भी हो सकती है। इस वजह से उनकी मजदूरी भी बहुत कम होती है। ये अक्सर सब्सिस्टेंस लेबर पर बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ देश के कैपिटलिस्ट सेक्टर में मजदूरी अधिक होती है। जब लेबर अधिक मजदूरी की तलाश में एग्रीकल्चरल सेक्टर या सब्सिस्टेंस सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ काम की तलाश में माइग्रेट करता है, काम की तलाश में जाता है, तो वहाँ उसकी उत्पादकता बढ़ती है। ऊपर से उसे कैपिटलिस्ट सेक्टर में काम करने पर सब्सिस्टेंस सेक्टर के मुकाबले अधिक मजदूरी भी मिलती है। अब सवाल उठता है कि लेबर के एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांजिशन करने से आर्थिक विकास कैसे होता है। तो दोस्तों लुईस के अनुसार जब लेबर सब्सिस्टेंस सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर में ट्रांजिशन करता है तो भले ही उसकी मजदूरी में इजाफा होता है, उसको मिलने वाला वेज पहले के मुकाबले बढ़ जाता है, पर तब भी उसे उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं मिलती है। मजदूर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और उसे मिलने वाले वेज या सैलरी के बीच का यही अंतर एक उद्यमी या कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट होता है, जिसे कैपिटलिस्ट सरप्लस भी कहा जाता है। जब एक कैपिटलिस्ट अपने प्रॉफिट या कैपिटलिस्ट सरप्लस का इन्वेस्टमेंट करता है, उसका निवेश करता है, तो इससे देश में पूंजी निर्माण होता है और यही पूंजी निर्माण देश में आर्थिक विकास को गति देता है। लुईस के अनुसार एक कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट या सरप्लस तब तक होता रहेगा जब तक एग्रीकल्चरल सेक्टर से श्रम या लेबर का ट्रांजिशन कैपिटलिस्ट सेक्टर में होता रहेगा। अब लुईस का मानना है कि अल्पविकसित देशों में लेबर की अनलिमिटेड सप्लाई होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ के अगले फेज में कभी नहीं जाएगा और उसका एग्रीकल्चरल सेक्टर हमेशा पिछड़ा रहेगा और वहाँ श्रम की उत्पादकता हमेशा कम रहेगी। बल्कि उनका मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब एग्रीकल्चरल सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर में लेबर का ट्रांजिशन रुक जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लेबर के एग्रीकल्चरल सेक्टर को लगातार छोड़कर आने पर वहाँ छुपी हुई बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी और लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वहाँ मजदूरी में भी वृद्धि होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर और कैपिटलिस्ट सेक्टर दोनों में मजदूरी बराबर हो जाएगी। तब लेबर का ट्रांजिशन कैपिटलिस्ट सेक्टर में होना बंद हो जाएगा। ऐसा होने पर कैपिटलिस्ट को अपनी मजदूरी में बढ़ोतरी करनी होगी, लेकिन ऐसा करने पर उसका कैपिटलिस्ट सरप्लस कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसे मजदूरों को उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर अब मजदूरी देनी पड़ेगी। जब उद्यमी का लाभ या कैपिटलिस्ट सरप्लस खत्म हो जाएगा तो देश में पूंजी निर्माण भी रुक जाएगा। इस तरह आर्थिक विकास की प्रक्रिया भी रुक जाएगी। लेकिन आर्थर लुईस का मानना है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए दो उपाय करने होंगे। पहला कि दूसरे अल्पविकसित देशों से बड़े पैमाने पर लेबर का आयात करना होगा, लेबर इंपोर्ट करना होगा, जिससे कि कैपिटलिस्ट सेक्टर में मजदूरी को कम रखा जा सके, जिससे कि उद्यमी का लाभ बना रहे और पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन जारी रहे। दूसरा उपाय है कि बैंक क्रेडिट में वृद्धि की जाए, जिससे देश में पूंजी की कमी ना हो और उद्यमियों को पूंजी निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर लोन मिलता रह सके। लुईस का मानना है कि बैंक क्रेडिट में वृद्धि करने पर शुरू में तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, पर उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ इन्फ्लेशन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा और आर्थिक विकास की गति तेज हो जाएगी। चलिए अब लुईस के मॉडल को एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस में लेबर की संख्या को दिखलाया गया है, जबकि वाई एक्सिस में
मजदूर को मिलने वाली मजदूरी और उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को दिखलाया गया है। यहाँ एसएस लाइन सब्सिस्टेंस वेज को दिखलाता है, जबकि डब्ल्यू लाइन कैपिटलिस्ट वेज रेट को दिखलाता है। शुरू में लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी OAM के बराबर है, तब उसे सब्सिस्टेंस सेक्टर में OSBM के बराबर मजदूरी मिलती है, जबकि वहीं श्रम पूंजीवादी क्षेत्र में काम करता है तो उसे OWBM के बराबर मजदूरी मिलती है। तब पूंजीपति का सरप्लस WAB के बराबर होता है, जिसे निवेश करने पर कैपिटल फॉर्मेशन होता है और आर्थिक विकास तेज होती है। अगर मान लिया जाए कि मजदूरी स्थिर है और श्रम की उत्पादकता बढ़ती है तो इससे पूंजीपति का प्रॉफिट बढ़ता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब अगर मान लिया जाए कि सब्सिस्टेंस वेज और कैपिटलिस्ट वेज रेट बराबर हो जाएं और मजदूर को मिलने वाली मजदूरी उसके सीमांत उत्पादकता के बराबर हो जाए, तो ऐसे में कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और पूंजी निर्माण की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी और आर्थिक विकास रुक जाएगा। ऐसे में अगर दूसरे देशों से मजदूरों को इंपोर्ट किया जाए तो श्रमिकों की पूर्ति के बढ़ जाने की वजह से वे सीमांत उत्पादकता से कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाएंगे और पूंजीपति का प्रॉफिट बना रहेगा और आर्थिक विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी। अगला तरीका है कि पूंजीपति के लिए क्रेडिट की व्यवस्था बैंक के जरिए की जाए, जिससे कि उसका निवेश कम ना हो सके। बैंक क्रेडिट की व्यवस्था करने पर भी पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती रहेगी और आर्थिक विकास की गति चलती रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। तो दोस्तों, इन दो उपायों के जरिए लुईस के अनुसार आर्थिक विकास की प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है। दोस्तों, लुईस मॉडल की काफ़ी आलोचना भी की गई है, जिसे मैंने noeconomics.in वेबसाइट पर लिख दिया है। आप वहां से उन आलोचनाओं को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मॉडल की क्रिटिसिज्म को भी इस वीडियो में इंक्लूड करने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। आप इसे वेबसाइट विजिट करके पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।